गाइस FIDE कैंडिडेट्स 2026 इज करंटली गोइंग ऑन, जिसके अंदर हमारे इंडिया के भी प्लेयर है, इसका नाम है प्रज्ञनंदा और वो बेसिकली 3rd नंबर पे हैं। द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो इज टू टेल यू दैट FIDE कैंडिडेट्स 2026 के अंदर 100 लीड पर हैं जावोकिर सिंदारव, जो कि 6 में से 5.5 पॉइंट्स लेके बैठे हैं। 2nd नंबर पे है फाबियानो करुआना, 3rd नंबर पे वही प्रज्ञनंदा जो कि अपने इंडिया का है। बाकी हिकारू नाकामुरा इज बेसिकली आउट ऑफ द कैंडिडेट्स, ऐसा सुनने में आया था। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावोकिर सिंदारव के कुछ अमेजिंग मैचेस, उनके मैच के अमेजिंग मोमेंट्स कि आखिर कैसे उन्होंने लगातार 4 विक्ट्री हासिल की है। इट्स अ विनिंग 4 विनिंग स्ट्रीक्स जो कि जावोकिर सिंदारव ने हासिल की इन द FIDE कैंडिडेट्स 2026। लेट्स सी। राउंड नंबर 3 के अंदर जावोकिर सिंदारव इज प्लेइंग अगेंस्ट प्रज्ञनंदा और इस पॉइंट पे यहाँ पे जो रेटिंग है 2.5 चल रही है, मतलब उनका जो पॉइंट्स है 2.5 आउट ऑफ 3 चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जावोकिर वॉन दिस गेम क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी यू कैन सी इट्स 94.6 एक्यूरेसी थी जावोकिर की और प्रज्ञनंदा की 87.5 थी। देखते हैं कि पूरे मैच में क्या हुआ। इट इज वेरी अमेजिंग। सो वी हैव D4, प्रग ने यूज किया है यहाँ पे क्वींस पॉन ओपनिंग एंड देन वी हैव पॉन टू दिस D5 ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। Here comes C4, the traditional Queen's Gambit, and Javokir declined the gambit. It's a Queen's Gambit decline variation. Knight comes out and we have Bishop to E7. Okay, basically यहाँ पे traditionally तो Knight to this F6 ही खेलना होता है, but maybe Javokir was waiting for Prag टू सी कि वो इसके बाद क्या प्ले करते हैं, D4 E4 वाला पॉन ब्रेक यूज करते हैं या फिर ही वांट्स टू गो फॉर F3 और ही वांट्स टू डेवलप हिज नाइट देयर और मे बी प्रग वांट्स टू गो टू दिस E3 एंड देन डेवलप नाइट टू दिस स्क्वायर एंड देन गो फॉर फी एंड गेट ऑफ काइंड ऑफ स्टाइल। सो वो मे बी देखने के लिए ही प्लेड बिशप टू दिस E7 डिलेइंग द डेवलपमेंट ऑफ नाइट। ठीक, देन वी हैव नाइट डेवलपमेंट। प्रग वाज वेरी श्योर कि उसको नाइट को यहीं पे करना है। देन देयर कम्स नाइट F6, उसके बाद जावोकिर ने प्ले किया। हियर कम्स बिशप, देन वी हैव कासल। ओके, उन्होंने प्ले किया है E3, opening up bishop's diagonal. Here comes the C5. Now the main line is to take this pawn followed by bishop takes and it's fine. So we have takes and that's good. Pawn to this Ace3, hoping कि कभी B4 प्ले करने का मौका मिले, बिशप को हम पुश करें। Knight development. Here comes queen to this C2, opening a route for the queen side castle and also controlling this diagonal जहाँ पे बिशप आके सपोर्ट करेगा इस अटैक को एट S7। ये बहुत ही ट्रेडिशनल लाइन होती है क्वींस गैम्बिट डेक्लाइन के अंदर। नहीं, हाँ, क्वींस गैम्बिट में व्हाइट बेसिकली यही मेन अटैक प्ले करता है। रूक E8 एंड हियर कम्स बिशप टू दिस G5 पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन। So we have pawn to D4 break, hitting on this pawn, hitting on the bishop. Bishop takes knight, queen takes and अभी भी डिफेंस है यहाँ पे। So knight comes and hits on the queen. Knight is also hitting on the bishop. And now यहाँ पे जावोकिर को bishop C5 को सेव करना है, तो maybe he could play queen to this E7 अगर आपको लग रहा होगा ऐसा, but that's a mistake। मतलब that's not a mistake but slightly inaccuracy because knight यहाँ पे take कर सकता है, you will recapture and here comes B4 a tempo here। तो तुम ऐसा कुछ खास कर नहीं सकते, तुम पुश हो जाओगे पीछे, white can simply push black। इसलिए यहाँ पे जावोकिर प्लेड क्वीन टू दिस F5 डिफेंडिंग दिस बिशप फ्रॉम दिस वे। व्हाइट प्लेस D4 हिटिंग ऑन द बिशप और यहाँ पे जावोकिर अपने नाइट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हाँ, नाइट को क्या सैक्रिफाइस की, ताकि वो क्वीन साइड के स्ट्रक्चर को वीक कर सके। पॉन टेक्स, बिशप टेक्स विद अ चेक हियर। नाउ किंग अब सेंटर में घूमता रहेगा बिकॉज किंग के कास्टलिंग राइट्स चले गए हैं। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, so that is a mistake because this knight is pinned to the queen, so there is no other way. If you are thinking like this, then guess what, in this condition we have pawn takes pawn। जी हाँ, hitting on this knight। If pawn takes pawn, then guess what guys, we have bishop take this knight। If queen takes, that led to dropping this knight। If king takes, we have rook to this D8 followed by the check here। so position काफी क्रम्बल हो जाएगी व्हाइट के लिए, व्हाइट काफी खतरे में आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे थे ना, इसलिए ओके नाइट से किया था ना, हाँ ठीक, इसलिए यहाँ पे ना नाइट ने डिफेंड किया ना इस नाइट ने डिफेंड किया, कोई ना फोर्स नहीं करेगी। यहाँ पे प्रग यूज हिज किंग, प्रग यूज किंग टू दिस D1 एंड ऑल्सो ओपनिंग लेटिंग बिशप्स डायगोनल टू बी ओपन के, ताकि जब भी डेवलप करना हो कर सके। ठीक, देन वी हैव pawn takes pawn, ओपनिंग अप दिस फाइल, रुक आके चेक दे सकता है। बिशप डेवलपमेंट, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिस्को काइंड ऑफ थिंग। क्वीन मूव्स अवे, होपिंग टू प्ले F5 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम की, ताकि बचा सके। देन वी हैव pawn takes pawn, वी हैव pawn to F5 हिटिंग ऑन द नाइट। नाइट मूव्स अवे, नाइट अभी भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे 3 गुना अटैक है, हालांकि कोई अटैक करेगा नहीं बिकॉज adequate defense है। So we have bishop goes back and now bishop is hitting on this one।
आपको लग रहा हो कि जावोकिर ने अपने नाइट को यहाँ पे सैक्रिफाइस किया था, तो ना जावोकिर को मिला क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जावोकिर ने नाइट को सैक्रिफाइस किया, बट ही गॉट 2 पॉन्स इन रिटर्न। दैट मीन्स क्वीन साइड पे कोई भी पॉन नहीं बचे, और जावोकिर हैज 2 कनेक्टेड पॉन्स ऑन द क्वीन साइड। दिस किंग इज इन द सेंटर, किंग ने कासल नहीं किया है। दैट मीन्स किंग इज वल्नरेबल टू मल्टीपल अटैक्स बिकॉज किंग ओपन एंड सेमी ओपन फाइल्स में घूम रहा है, एंड वी हैव अ रुक. Jawair have a rook. So white plays queen c3, which is actually a kind of an inaccuracy. Maybe queen is attacking at g7 square, whatever maybe like thing है, जो भी है इस कंडीशन में like e4 वाला pawn break would have been a good option. Like since there are multiple pieces attacking there, so e4 का pawn break would have been a good option. But यहाँ पे white played queen c3, neglecting the fact that black has a very good move. It's actually e5. Yes, now black has 2 connected pawns in the center, and black can simply go for a central pawn break. So bishop moves away because यहाँ पे आने वाला था एक खतरनाक वाला fork. So pawn comes and hits on the knight, knight moves away, and here comes rook d8, pinning this knight to the king. So king moves away, and here comes queen to this g5, hitting on this pawn twice. सो यहाँ पे ये डिफेंड करता है, हम जाते हैं क्वीन को पीछे, बिशप पे हमला, सॉरी बिशप पे डिफेंस, अपना ही बिशप है ना, तो बिशप पे डिफेंस, एंड बिशप टू दिस b4 ट्राई करने की कोशिश की ताकि हम क्वीन पे हमला करें, क्वीन मूव्स अवे, एंड देन हम यहाँ पे टेक कर ले। मीनवाइल इट्स अ डिफेंस बाय द रुक, सो दैट विल बी फाइन फॉर अस बिकॉज हमें पीस जीत जाएंगे। तो यहाँ पे आता है रुक e2, पर अगेन डिड अ स्लाइट इनएक्यूरेसी बिकॉज रुक e1 इज जस्ट डिफेंडिंग दिस नाइट एंड डिफेंडिंग दिस वन, उसके अलावा कुछ खास काम नहीं है। बट रुक d1 वुड हैव बीन द गुड ऑप्शन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बट व्हाइट प्लेड rook e2. So black play करता है bishop to this b3, hitting on this queen and also hitting on this knight. Queen moves away, and here comes pawn to this a5. Why pawn to a5? Because now we are actually going to see double rook firepower, because ये rook यहाँ पे कोने में कुछ खास काम कर नहीं रहा. So Jawair is actually utilizing each and every piece he has. So knight moves away, aiming to go for some kind of interference, like rook or is स्क्वायर जो कि d2 का स्क्वायर है उसके बीच में कोई कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. जावाकिर एनीवे प्लेड रुक टू दिस a6. नाउ नाइट हैज क्रिएटेड इंटरफेरेंस जिसके अंदर रुक जो है वो d2 पे नहीं पहुंच सकता. सो क्वीन टू दिस g6 सॉरी g5 ही था, ठीक है. सो व्हाई क्वीन प्लेड टू g5? इट्स बिकॉज नाइट वाज नॉट ओनली like creating an interference, but knight was also attacking this f5 pawn, which is by the way defended, but it was attacked twice. So queen to this g5 was played by Jawair, defending this pawn. However, g6 looked a simple and a classy move. Meanwhile, putting the queen all the way in a defense of a bishop, ताकि यहाँ पे अटैक का थोड़ा प्रेशर बना सके. तो हाँ, but still it's fine. Queen g5 defending this pawn. Then we have king moves away because ये pawn थोड़ा सा pinned था, that's why. So pawn up, king moves away, pawn up, hitting on this knight, knight moves away, and here comes bishop in the game because now bishop is going to go for this attack. So rook आता है यहाँ पे ताकि वो knight को stable रख सके. Rook c8 hitting on this pawn. So knight defend this pawn क्योंकि Jawair played something different. He played rook b6, just preparing some kind of a discover attack. And at this point of time, Prag maybe in like a low time, जब वो low some time पे होगा, he played pawn to this c5. Now this pawn is not defended by anyone, so bishop could take this pawn, and now it's a discover attack. Meanwhile the bishop is also knight is also hanging. हालांकि Jawair didn't take the pawn with the bishop, he take the pawn with the rook because bishop से take करना better था, but rook से take किया. Queen b3 check, king moves away, and Prag blunders with queen to this f7. Now you may understand like bishop to this e6 check on this king, and also hitting on this queen. If queen takes, we have rook takes this queen, we are actually fine, but knight is also controlling it, so it is not that much simple. For that you have to sacrifice something, you have to deflect this knight, and Jawair used the principle of deflection and he played rook c2. A brilliant move. It's a brilliant move because if knight takes, it just end because now this queen is lost. Therefore, Prag knew because he's also a grandmaster. So Prag didn't take the knight, didn't take rook with the knight. He played king back. In this condition, Jawair said, "Okay, don't worry. I have nothing to worry about. I will take this knight. Rook takes, bishop takes with a discover check here. So king moves away, and here comes bishop takes this pawn, and now the knight is under attack. Queen takes, bishop takes,
Now this bishop is hanging, so queen took and queen f6. Now these two queens are seeing each other and Pragnananda resigned from this point of time. Basically यहाँ पे Javokhir wanted to just trade off the queens कि ताकि वो better हो जाए rook and game में, because Javokhir is ahead by multiple pawns. Javokhir has a lead of 4 pawns here. Despite sacrificing a knight, Javokhir has the lead of 4 points. 4 pawns basically, and he will win the end game, rook end game. So let's say if queen decline भी करती है, you can still go for a check. Let's say king queen इधर जाती है, you can like play this. If this occurs, then maybe this occurs. If this occurs, that's definitely this. So you can actually win this game. Like not you, Black can win this game. Black is Javokhir Sindarov and he can win this game. So that's how the game went. Pragnananda resigned at this point of time, and Javokhir defeated Prag like this. So guys, this is round number 4 of FIDE Candidates 2026 और हम देखने वाले हैं Javokhir Sindarov versus Fabiano Caruana का मैच, जिसके अंदर Javokhir Sindarov is playing with the white pieces and he won against Fabiano Caruana. मजा आएगा इस मैच के अंदर. So basically in this condition, like तो normally है, Javokhir played d4. It's called the queen's pawn game. By the way, Javokhir usually play e4 only, but here he played d4. ठीक है. Then we have d5, the classical response. We have c4, the queen's gambit. There play e6, the queen's gambit decline variation. Knight f3 traditional, pawn takes pawn, and in this condition it becomes like an accepted variation. Like पहले ये decline था, but अब ये accepted हो गया, तो हमको delay accepted बोल सकते हैं. Here comes pawn to this e3, a classical move because bishop will now hit this pawn. Knight development, bishop takes pawn to this c5. It's called the Slav defense basically. Just attacking in the center. So you go for a castle, knight development, and defend the center here because we are also attacking it. So we have queen to this e2. Now queen to this e2 is very suspicious move, but it actually supports the development of this e5 or e4 pawn break. So here we have pawn to this a6 ताकि बिशप पे हमला कर सके. नाइट डेवलपमेंट, नाउ बिशप पे हमला आ चुका है. बिशप मूव्स अवे, नाउ दिस स्क्वायर इज सिक्योर. Bishop Fian Keto controlling last diagonal. Then we have pawn to a4 hitting on this pawn. Pawn moves up. That's a very classical approach guys, because ये तो मैं खुद ही प्ले कर देता है ना. ग्रैंड मास्टर तो प्ले ही करेंगे इसको. So the moment we have pawn to this a4 attack, it's better to play pawn to this b4, pushing just forward. Knight moves away and then you can simply attach or connect your pawns. But Fabiano Caruana didn't connect it. He played knight to this a5, controlling these important squares कि ताकि knight यहाँ पे infiltrate कर सके deep inside the white's army. So knight captures knight and we have pawn captures pawn. Now you may think why Fabi took the knight with the pawn, disrupting his own pawn structure. Fabi could have took the knight with the queen also, but it's Fabi's choice. The engine is not fluctuating that much, or engine is not fluctuating at that high scale. It just plus 1.0 rating, but at grandmaster level 0.+1 rating भी काफी घातक साबित हो सकती है. And why it's just +1 rating for the white? It's because white has to play e4, launching this attack. No, not this attack. Opening up bishop's diagonal to launch the g5 attack. Now if black think like, okay, I am attacking this pawn twice, it's only defended once, so I could take this pawn and I will be up by a full pawn. It's a mistake because we have bishop g5 as we discussed, hitting on the bishop, a queen. So queen has no other way to go, so queen goes at this f6 square. It's not like wise to play e5. Instead play rook c1. You utilize your rook efficiently. एंड ये रूल होता है कि रुक को 7th रैंक पे करो कि ताकि मेजॉरिटी ऑफ द पीस पे तुम हमला कर सको. नाउ इफ दे प्ले pawn to this f6 hitting on the bishop, you could play rook to this c7 hitting on this bishop and controlling a large squares in the 7th rank. Now if they take your bishop, what can you do? You can go for a check here. If they take, you can simply revive the check with the queen. Queen comes there and then just checkmate in one. It's perfect. Therefore they won't take your bishop, but let's say king moves away and then you go for a check. If king moves this way, it just ends, so you will be winning here. King moves away, here comes the check here and you will lose the queen. Therefore it's better to play check from this side. King moves away and you go for this attack. So king move away and then you play knight to this square. So that's how Javokhir Sindarov would have crushed Fabiano Caruana if he has took
knight with the queen. But Fabi, being Fabi, he's a grandmaster. He is America's one of the best grandmaster. So he may have फाउंड कि अच्छा नाइट क्वीन से टेक करेंगे तो नाइट मतलब दिक्कत हो जाएगा, तो ही प्लेड पॉन कैप्चर्स नाइट, डिसरप्टिंग हिज ओन पॉन स्ट्रक्चर बट maintaining the game. Okay, so pawn takes pawn, and then we have knight going for a fork here. In this condition, the white's natural response could have been like saving the rook and letting the bishop die, whatever. But क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जावोकीर, he is one of the very great grandmaster and he sacrificed both of his pieces. Instead, he play a very brilliant move, and that's pawn to c6, hitting on the bishop. So bishop takes, and here we have knight to this d4, another brilliant move. Knight d4, why it's a brilliant move? Because knight takes knight met with pawn takes knight met with queen takes pawn. That means yes, this knight is actually hanging. So knight takes knight, pawn takes knight. और यहाँ पे फाबियानो ने queen से pawn को take नहीं किया, बल्कि फाबियानो played rook g8, just optimizing the full efficiency of rook on the open file. But what will happen, कैसा क्या होगा अगर क्वीन ने इस pawn को टेक कर लिया? तो अगर ऐसा होता, अगर फाबी वुड हैव टुक द pawn with the queen, then we have bishop to this e3 first, queen पे हमला, queen moves away, then we have rook to this c1 utilizing the open file, bishop moves away, rook d1 utilizing the another open file, then we have, let's say, bishop development, and then we have queen to c2 utilizing the queen and the rook. Now you can understand, now all of these pieces are suddenly became very active. They are so much active that they are very good in utilizing the open files. Like you could understand the range of the attack, it could reach very long. Therefore यहाँ पे फाबियानो ने इस फाइल को बंद ही रखा, and he played rook to this g8, just optimizing the full efficiency of the rook. So यहाँ पे pawn आता है ऊपर because bishop was defending, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला मामला होता. So pawn भी आता है ऊपर, then we have bishop to this c4 hitting on this pawn, rook g4 hitting on this pawn twice, and ये तो डिफेंड भी नहीं है किसी से. So bishop आता है इसको डिफेंड करने के लिए, bishop comes for a trade here. So we have rook to c1, just defending this bishop and also keeping the rook at the open file. So bishop development, we have bishop take this pawn, now it's a defense, so rook take नहीं कर सकता, king moves away, we have this bishop defending this pawn here, that's fine. So rook d1 defending this pawn once again, king moves up, then here comes bishop offering a trade and also threatening to take the rook. So rook आता है इसको defend करने के लिए, bishop take bishop, rook takes bishop, and here comes rook to this c5, again offering a trade here, rook जाता है ऊपर, and here comes pawn forward because it's a defend by the rook, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, pawn takes pawn. and यहाँ पर ये करना थोड़ा सा खतरे से खाली, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जावोकीर played queen f3 hitting on this rook, hitting on this pawn, and also attacking this pawn thrice. Do you understand like how insane and how good this move was? So in this condition, what is basically the first threat? First threat is queen takes on f5. That is actually the most important threat, but Fabiano took the pawn with the bishop, and here comes rook takes pawn, rook takes rook, we have rook takes rook hitting on this queen, and also now this pawn is hanging because we are attacking it twice. Like not we, of course, it's Jawaker attacking twice. ठीक है, so rook take this pawn, rook moves up, and here comes pawn to this b4. Now this pawn will come to b5 hitting on this rook, and rook will be like in the problem. So bishop moves up controlling this diagonal, we have pawn up, rook moves away, and here comes a check here, king moves away. So we have bishop d4 giving check on this king. So if bishop takes, जो किसको take करना ही पड़ेगा because यहाँ पे सब कुछ block ही है, तो you can take it. Let's say king moves away, then we have a check here. Let's say king इधर जाता है, then you could go for another check. Queen defends, you go for a check again, king moves away. It's better to play rook g8 first, that will deflect it, और नहीं तो हम वैसे भी take कर लेंगे, तो it's not like this, but this is actually fine also. So king takes, and that would lead to this attack, this will occur, then you play this, and you are fine actually here, you will win this game. If you are with the white pieces, then congratulations, you can win this game. But Jawaker Sindarov played bishop to this d4, and Fabiano didn't took the bishop. He played pawn to this f6 instead. So Jawaker played rook to this c5 hitting on the bishop, and also threatening to take this pawn. Moreover, there are multiple threats like pawn to h6, and now threat is of a mate. So इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए Fabiano Caruana
resigned from this match, and that's how Javokhir Sindarov won this game. तो हम लोग देखने वाले हैं हिकारू नाकामुरा वर्सेस जावोगिर सिंदारोव इन राउंड नंबर 5, एंड जावोगिर सिंदारोव एक्चुअली डिफीटेड हिकारू नाकामुरा विद इन जस्ट 27 मूव्स. फाबियानो करुआना के टाइम पे हिकारू नाकामुरा को फाबियानो करुआना के टाइम पे जावोगिर को पूरे 40 मूव लगे थे. हिकारू नाकामुरा को जावोगिर ने 27 मूव में हराया है. तो देखने में मजा आएगा बिकॉज ये मैच बहुत 2 आवर्स का मैच है ये, तो इट्स नॉट लाइक ब्लिट्स और एनी बुलेट. लेट्स सी. तो वी हैव वाइट से खेल रहे हैं हिकारू नाकामुरा, ब्लैक से खेल रहे हैं जावोगिर. Let's see, we have d4 the queen's pawn game, d5 the traditional response, c4 it's called the queen's gambit. If takes, then we have followed by c3 and then bishop takes, and then we have knight development. That's fine. That's actually the normal variation. So here comes to e6, a very solid approach. It's called the decline variation, knight development, and we have pawn to this c6, just defending this one. It's called semi-slab defense. I don't know. अगर आपको पता है क्या है ये तो मुझे जरा कमेंट बताना. बट आई थिंक इट्स अ सेमी स्लैब डिफेंस और मे बी इट्स अ स्लैब डिफेंस. मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ ये c6 और c5 के बीच में. ठीक है. सो वी हैव pawn to this e4, just striking the center. It's actually the main line. So we have pawn takes pawn, knight takes, and here comes bishop's check. So it's better to defend the check with the bishop, and then this pawn is hanging, but that's actually the main line. So queen takes, bishop takes, queen take this, knight check, bishop defense, and now this pawn is kind of a hanging. But still, Javokhir first played knight to this a6, hitting on the bishop. Bishop defends himself and also controlled the important square so that king castle na kar sake. Javokhir took bishop, attacking the queen and also defending the rook. Queen moves away at this g5. This is basically the main line. आपको लग रहा होगा कि अरे भाई जावोगिर सिंदारोव is like बीटिंग हिकारू नाकामुरा ऑल द वे. शायद मे बी ये इसलिए हरा होगा हिकारू नाकामुरा. एंड जावोगिर सिंदारोव इज बेसिकली +2 पॉइंट्स अहेड, 2 पॉइंट ऊपर है. लेकिन तुम्हें पता इंजन रेटिंग कितनी है? इंजन रेटिंग इज 0.1. It's still in the favor of white. It's not even in minus. It's not even 0. It's 0.1. It's still in the favor of white. क्यों? क्योंकि ये मेन लाइन चल रही है यहाँ पे. Now we have knight development, and here comes our knight to this f7. Now we have knight development, and here comes black's knight at the knight e7 कि ताकि यहाँ पे वो कर सके castle. इस point पे हिकारू नाकामुरा did a very minor inaccuracy, लेकिन वही minor inaccuracy ने पूरा गेम खत्म कर दिया. So knight comes at g3 कि ताकि जब king castle करे तो फिर king के सामने कुछ ना कुछ तो रहे. So we have a castle, and हिकारू नाकामुरा played h4. हिकारू नाकामुरा में थॉट की क्वीन जब तक रहेगी इसके सामने तो नाइट हो जाएगा पिन कासल करने के बाद, और ये दिक्कत वाला मामला है बिकॉज अगर नाइट हो गया पिन तो वो अपनी शक्तियों को खो देगा. तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है. तो क्यों ना पहले क्वीन को हम साइड कर लें. लेकिन हिकारू नाकामुरा डिड अ वेरी इनएक्यूरेसी, मैंने पहले बोल दिया, वो था pawn to h4 hitting on this queen. हिकारू नाकामुरा wanted this queen to move away from this g file, but this was not the right move actually. This was literally not the right move. सिर्फ ये एक मूव h4 से ही हिकारू नाकामुरा lost this match. In this condition Hikaru Nakamura must have played knight to this e4 hitting on this queen and also threatening to take this knight. So queen यहाँ पे check, then we have pawn takes, ये इधर, and then you can simply go for castle. ठीक है, ऐसे करके सिचुएशन चलने वाली थी और यही बेटर सिचुएशन थी. हालांकि हिकारू नाकामुरा played pawn to this h4 inaccuracy. So queen to this a4, a5, check on this king, pawn defense, knight takes, castle, जो कि मेन लाइन चल रही है लेकिन सिर्फ एक ही इनएक्यूरेसी कि यहाँ पर इस टाइम पे पॉन है h4 पे, अब पॉन यहाँ पे h2 पे नहीं है. आखिर ये इतना तो क्या डिफरेंस है? पॉन अगर h2 पे हो या h4 पे हो, इट डजंट रियली मैटर आपके लिए, ग्रैंड मास्टर्स के लिए नहीं. बिकॉज द मोमेंट पॉन h2 पे था वो नाइट को डिफेंड कर रहा था, द मोमेंट पॉन h2 पे था वो कंट्रोल कर रहा था ये सभी स्क्वायर को जो कि वीक पड़े हुए हैं. हालांकि द मोमेंट पॉन गया है h4 पे तो ये सभी स्क्वायर्स ऑटोमेटिकली वीक हो गए, ये वाला नहीं पर ये स्क्वायर ऑटोमेटिकली वीक हो गए. अब किंग जो है वो छुप नहीं सकता यहाँ पे किसी भी पॉन के पीछे, उसको यहीं पर आना पड़ेगा. दैट इज द प्रॉब्लम. नाउ वी हैव रूक टू दिस e8, just launching and defending this knight.
क्वीन आती है एट दिस D2 पे इस नाइट को पिन करने के लिए, पॉन टू दिस C5 डिफेंडिंग दिस नाइट, क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तो पॉन आ सकता है A3 पे हिटिंग ऑन दिस नाइट, तो दिक्कत है, इसलिए डिफेंड कर लो पहले ही। रुक आता है जस्ट डबलिंग अप द फायर पावर, नाइट मूव्स अवे हिटिंग ऑन दिस बिशप, हिटिंग ऑन दिस नाइट, नाइट टेक्स नाइट, नाउ फाइल खुल चुकी है, पॉन टेक्स पॉन, रुक की फाइल भी खुल चुकी है, क्वीन F4 हिटिंग ऑन दिस पॉन एंड आल्सो डिफेंडिंग द बिशप, हालांकि ये पॉन डिफेंडेड है बट स्टिल प्रेशराइजिंग इट, सो नाइट comes to this C6 and यहाँ पर किंग जो है वो साइड मूव कर जाता है। अगर यहाँ पे पॉन H2 पे होता तो दिक्कत नहीं थी, बट अभी नहीं है तो किंग साइड होके भी क्या ही करेगा। सो वी हैव नाइट टू दिस D4 attacking this bishop. Its bishop is actually very important because this bishop is playing a key role in the king's protection. So rook G1 taking control of the open file, pawn to this G6, अभी it's good. Now we have bishop to this D5, just pinning this pawn to the king. Then we have bishop offering a trade, and now bishop takes bishop take this pawn, hitting on this rook. In this condition, like Jahangir Sindarov played a very great move. It's actually a knight to this D2, hitting on this rook, hitting on this queen, one like simultaneously. Queen offers a trade. That was a fork, you know. Queen offers a trade. Queen takes queen. Rook takes queen. Knight takes rook. Bishop takes like our rook, and now we have rook takes bishop, king takes rook, we have rook hitting on the bishop, bishop moves away और rook defended है तो फिर trade कर लिया, bishop takes bishop. In this condition Jahangir Sindarov is ahead by 2 pawns. अब हम चल रहे हैं एंड गेम में। सो बिशप इस पॉन को टेक कर लिया, बिशप मूव्स अवे हिटिंग ऑन दिस पॉन, बिशप नाउ टुक द अदर पॉन, तो यहाँ पे क्वीन साइड पे कोई पॉन बचा ही नहीं वाइट का। बिशप ने इस पॉन को टेक कर लिया, ये पॉन हैंगिंग है बट ये पॉन ऊपर बढ़ जाता है, अब ये पॉन भी ऊपर आता है बट देन फिर सिंदारोव एक्चुअली प्लेज हिज पॉन्स अप, किंग ऊपर आता है, देन वी हैव बिशप मूव्स अवे, किंग ऊपर, बिशप यहाँ वहाँ घूमता है, देन जस्ट प्ले द पॉन, किंग जस्ट ट्राई टू support his pawns, then king moves away hitting on the bishop, bishop moves away, and here comes pawn to this H6, ठीक है, ये वाला ब्रेक आने वाला है, king moves away just controlling these squares, so pawn break, king defend these 2 squares, we actually play bishop to this D5 supporting these squares, so bishop moves away, then we have bishop to this E4 just defending this square, बिशप आता है यहाँ पे डिफेंस करने के लिए, बिकॉज और कोई कुछ है नहीं जो कि यहाँ पे हिकारू प्ले कर सकता है, पॉन टेक्स पॉन। इसके बाद फिर कंटिन्यूएशन काफी खतरनाक है, बिकॉज इसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पे आता है, अपने को दिखता है बिशप टू B2 डिफेंडिंग दिस पॉन। नाउ व्हाइट प्लेस बिशप टू दिस B2 और हम प्ले करते हैं बिशप D1 जस्ट कंट्रोलिंग दिस स्क्वायर। लेट्स से तुम्हारा ओपोनेंट क्या ही प्ले करेगा, आई डोंट नो, बिकॉज किंग को ये सब स्क्वायर्स कंट्रोल करने हैं, मतलब ये तो क्या ही कंट्रोल करेगा, बट ही हैज टू कंट्रोल दीज थिंग्स ताकि ये पॉन ऊपर ना आए वगैरह वगैरह। तो लेट्स से दे प्ले समथिंग लाइक दिस, मेकिंग जस्ट कंट्रोलिंग दिस A1 स्क्वायर कि ताकि ये प्रमोट ही ना हो जाए। हम प्ले कर सकते हैं पॉन टू दिस H5, दे प्ले समथिंग लाइक दिस एंड देन वी कुड प्ले दिस, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन सकता है। नाउ क्योंकि हमारे पॉन सुरक्षित हैं और ये इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता किंग, हम अपने किंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से दे प्ले समथिंग लाइक दिस, हम ऊपर जाएंगे, दे प्ले दिस, हम ऊपर जाएंगे, दे प्ले चेक, मतलब दे टेक, ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी भी देखो ये रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इफ दे प्ले दिस हम ऊपर जाएंगे, इफ दे प्ले दिस हम टेक कर लेंगे, तो रुक जाओ, जैसे दे प्ले दिस हम ऊपर बढ़ेंगे, इफ दे प्ले दिस हम यहाँ जाएंगे, दे अगेन प्ले दिस हम इधर जाएंगे, लेट्स से दे प्ले दिस हम इधर, लेट्स से दे प्ले दिस हम इधर, they will this हम इधर। तो basically now you can understand this is just a खत्म position, it's just end, so that's why Hikaru Nakamura simply resigned from this game। कब resign किया था Hikaru Nakamura ने, इतना समझाया मैंने आपको, उसके पहले resign कर दिया था। इस पॉइंट पे Hikaru Nakamura resigned from this game। तो इस here we are, इसमें Jahangir Sindarov is playing with the black pieces and Wei is with the white। Let's see, Wei played E4 the standard king's pawn opening, जो कि मैं खुद खेलता हूँ and आप लोग भी खेलते होगे। Sindarov responded accurately with E5, then we have knight to this C3, it's called the Vienna opening, one of the kind of aggressive, knight to this C5, in this condition if F4 comes it's called the Vienna gambit, but Wei played solid opening, it's called the Vienna main trial maybe, और Vienna opening transpose with Bishop's opening, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप इसको, बिकॉज बेसिकली कुछ भी पहले आ सकता है, पहले बिशप भी आ सकता है एंड देन मतलब पहले E4 के बाद डायरेक्टली बिशप भी आ सकता है, फिर नाइट डेवलप हो सकता है, तो ये दोनों तरफ से काम करती है। नाइट एट दिस F6 कॉल्ड 2 नाइट डिफेंस, अगर ये इटालियन सिस्टम होता तो इट वुड हैव बीन कॉल्ड
टू नाइट डिफेंस, द पोलैरियो डिफेंस, ठीक है. देन वी हैव d3, जस्ट डेवलपिंग द सेंटर, ओपनिंग अप बिशप diagonal. Here comes knight to this knight a4, because this bishop is kind of very active on the f7 square, so it's better to take out this knight at the very beginning. They played pawn to a3, they take and then recaptures. Then we have bishop to this c5. Now Jakovich Sindarov's bishop is very active. Here comes knight. We have pawn to d6, the same thing that white did, है ना, just d3, opening up bishop's diagonal and also solidifying the center. Here comes queen to this d3, and we have bishop to this e6, hitting on this pawn. Bishop g5, pinning this knight to the queen. Jahangir Sindarov played a5 because not this one ये तो ऐसे ही मार्क किया है, because maybe अगर कभी आगे चल के b4 का pawn break आता है तो we would take and then this is a superior position for us. Perfectly fine. So here comes knight to d5 because this knight is pinned, तो double up pressure करने के लिए. Pawn to this c6, hitting on this knight. Knight takes, and of course you can't take it, so pawn takes. Bishop moves away. Then here comes rook to g8, hitting on this pawn. They go for castle, जो कि यहाँ पे खतरा आ सकता है. So if you are thinking like bishop to this s3 is a kind of a good move, क्योंकि यहाँ पे अटैक आ जाएगा, खतरा काफी अच्छा है. But white could simply defend it by playing bishop back to this g3. अब तुम्हारा bishop hanging है, तो एक बार देख लेना ये मूव खेलने से पहले, ठीक है. In this condition, like Jahangir played a4, pushing this pawn forward. Here comes pawn to this b4, hitting on the bishop, and what can you do? Tell me, it's n%. It's a very क्या बोलते हैं उसको, special move. So pawn captures pawn. Bishop g4, hitting on this knight. So white played b4, hitting on this bishop. Jahangir took, queen took. Now this pawn is hanging because two people are attacking. Meanwhile, the bishop is also hanging. So Jahangir played bishop to the d4, hitting on this rook. In this condition, like bishop takes rook is actually very prominent, but white played something different. He played bishop takes pawn at f6. Now the rook can't be taken because queen is hanging. Queen moves up, and now rook moves up at this d1, hitting on the bishop. Defense hai, but still queen to this e6, hitting on the bishop, and here comes pawn to this s3. Now this bishop can't be taken, of course, because queen defend कर रही है, but after rook to the g6, this could be taken. So queen इस pawn को take कर लेती है, और यहाँ पे आता है rook. Here comes, here queen goes back to this e6. Rook moves up, doubling up the file. Here come rook g6, hitting on the bishop. And now in this condition, when the bishop was hanging because two people are attacking, Wei played bishop h4. Now engine is showing it as slight inaccuracy. अब ऐसा क्यों है, आखिर क्यों बिशप h4 इज इनएक्यूरेसी? बिकॉज इस कंडीशन में एंजन फाउंड अ वेरी गुड मूव. एंजन फाउंड rook captures bishop. Now you may think like ये क्या, pawn can capture it. उसके बाद like this could happen. And now if you will look carefully, white has an open rook file that can be open anytime you want. Let's say black goes for a queenside castle. White could play king to this h2, just supporting the pawn march forward. Meanwhile यहाँ पे black के दो pawns isolated type, मतलब हाँ isolated ही है, तो इट्स बेटर पोजीशन फॉर द वाइट टू प्ले अ गुड पोजीशन. उसके अलावा लेट्स अज्यूम कि अगर रुक ने बिशप को टेक किया तो हम यहाँ भी टेक कर सकते हैं, हिटिंग ऑन दिस क्वीन. लेट्स से क्वीन मूव्स अवे एंड नाउ यू टेक द रुक, बट गेस व्हाट, इट्स अ चेक हियर. किंग मूव्स अवे, you will lose second rook. It's just a draw again, and this pawn, these pawns are just marching forward. तो do you understand? These are kinds of variation जो कि engine ढूंढ सकता है, human में तो शायद नहीं होगा. Engine can find, and that's why bishop h4 is slight bit of inaccuracy by Wei. And in this position, Jahangir Sindarov played king f8, which is actually again a mistake by the engine. Engine was suggesting c5 maneuver, just solidifying the center. If takes, then we have bishop very in the center. So let's say if queen comes to h5, hitting on this pawn, then Jahangir could play king f8. Now in this condition, if white ने यहाँ पे take कर लिया, so that's a mistake because we have rook to this h6. Now the only square for the queen is this, so takes, and then we have just this thing. तो white simply lost his bishop. हालांकि ये move मे भी कोई play ना करे, मतलब ग्रैंड मास्टर तो नहीं play करेंगे है ना. So in this condition, Jahangir played king f8.
here comes queen just hitting on this pawn. Of course queen यहाँ पे टेक नहीं करेगी, अभी जस्ट समझाया मैंने. सो किंग ने इस pawn को डिफेंड किया, वो तो ठीक ही था. लेट्स से अब ये भी होता है तो भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यू अंडरस्टूड ना, अभी जो चीज दिखाई उसी की वजह से. सो किंग टू दिस g8 जस्ट डिफेंडिंग दिस pawn. यहाँ पे आता है किंग अपने आप को, मतलब किंग भी जाता है h1 पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. pawn to this c5 break and then we have pawn to this f4 break hitting on this pawn. So takes queen up. Now we have rook e8 just attacking on this e4 square. So let's so bishop offers a trade, bishop take bishop, queen takes bishop, and we have queen take this pawn hitting on this rook. Rook takes this pawn, which actually is slight bit of inaccuracy because अब यहाँ पे आ सकता है एक बहुत ही मस्त मूव, और वो है rook takes rook. So again rook takes rook, and now this pawn takes pawn is kind of a prominent, but हालांकि यहाँ पर सिंदारव के पास एक बहुत ही मस्त मूव है, वो है queen e3. It's actually a very good move because we are attacking here and then we are attacking this queen also. So queen declines the trade because if takes will happen, and it's fine. But basically Sindarov is still winning. But Sindarov played something like pawn to this c4, just marching forward. So queen goes for a check here, king at f1 f8 just defending himself. Rook ऊपर जाता है, then we play pawn to this c3 just marching forward. Queen to this g5. Queen g5 basically attacking this pawn, and यहाँ से चेक की कोशिश. Then we have pawn up at this f3, and now ये चेक की कोशिश नहीं हो सकती और ये ऑफर है ट्रेड का. Queen takes queen, rook takes queen, and Wei simply resigned from this game. Now why Wei resigned? Because in this condition, if pawn captures pawn, black doesn't even have to take this pawn. Black could play c2 instead. Now the pawn is going to get promoted, so ये defend करता है, and then you play this defending this pawn. Let's say king moves away, you play this, king moves away, you play this, and you understood, right? It just end. अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. That's how the game went between Jabogir Sindarov and Wei. This was the FIDE Candidates round number 6 match. आज ही just हुआ ये मैच. And I hope you have liked the analysis. This is मैं शुभम कुमार होस्ट. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड टिल देन टेक केयर.